हम आईएएस की तैयारी करते हैं अपने परिवार का इतिहास बदलने के लिए। हम आईएएस बनना चाहते हैं ताकि हम अपने पापा का नाम आसमान में लिख दें। ये जज्बा है हमारे अंदर, इसलिए हम लड़ते हैं। अरे पैसा तो बहुत सारा कमा लेंगे, वो इज्जत कहाँ से देंगे जो आईएएस देता है। भारत के हर एक टीवी चैनल पर सिर्फ हम ही होंगे। एक आईआईटी टॉपर जो 50 लाख की नौकरी छोड़ के आ रहा है, कभी सोचा है वो कौन है? मैंने तैयारी शुरू करी ना, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन 2 साल के बाद ना उनकी डेथ हो गई अचानक। और मैंने देखा कि जो सपना सिर्फ मेरा था ना, मेरे पिताजी का था, वो धीरे धीरे मेरी माँ का बन गया, मेरे बड़े भाई का बन गया, मेरी बहनों का बन गया, चाचा ताऊ का बन गया। मेरा पूरा गांव मेरे ऊपर विश्वास करता था कि एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं उस उम्मीद में आता हूँ दिल्ली, एक कोचिंग ज्वाइन करता हूँ, और कोचिंग में उम्मीद से कि यार कुछ तो बदलाव होगा। ये भूल जाते हैं कि 250-300 के बीच में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हो या सही रास्ते पर। 2 बार इंटरव्यू देने के बाद अगर मैं फेल हुआ, आपको क्या लगता है किसका सपना टूटा? मेरे गांव से आज तक उसके बाद कोई आईएएस की तैयारी करने नहीं आया। कितने लोगों की उम्मीदें टूट गईं, सैकड़ों लोगों की। आपने सोचा है कि एक घर में एक बड़ा भाई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, 2 साल बाद उसका छोटा भाई आईएएस ऑफिसर बन गया, 2 साल बाद उसकी फिर बहन आईएएस ऑफिसर बन गई। कैसे भाई? ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है? बड़े भाई ने अपने छोटे भाई बहनों को गलती नहीं करने दी। लेकिन जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, वो सोचता है कोचिंग वाला मेरे लिए जान निकाल के रख देगा। बकवास, कोचिंग एक बिजनेस है। जो इंटरव्यू दे चुका है वो एग्ज़ाम में बैठ रहा है आपके साथ। ऐसा बच्चा जो सेलेक्ट हो चुका है वो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बैठ रहा है आपके साथ। आपकी आंसर राइटिंग उससे बेटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी थिंकिंग उससे बेटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कैसे होगी? इसलिए कहते हैं ट्रेनिंग लो। लोगों को ये विश्वास है कोचिंग करके सेलेक्ट हो जाएंगे। बकवास। आप सेलेक्ट हो जाओगे। कोचिंग का मतलब होता है सिलेबस ख़त्म करना, यही बताए ना सब। सिलेबस ख़त्म करके अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो वो लोग जो पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे, 4 बार मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, 3 बार से इंटरव्यू दे चुके हैं, सिलेबस को 18 बार रौंद चुके हैं, कब के सेलेक्ट हो गए होते। सोसाइटी में जिन्होंने कभी आईएएस की तैयारी की नहीं, आप हमेशा देखिएगा ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि जो ये बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनको छोटा मोटा जॉब करना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने भी लोग इनको बोलते हैं उन्होंने कभी आईएएस की तैयारी की नहीं। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो सेलेक्ट ना हो जाए। ये मैंने प्रॉमिस किया है और खुल्लम खुल्ला हर एक वेबिनार में प्रॉमिस करता हूँ। और अगर उसकी स्ट्रेटजी बना दी जाए और सुपरवाइज कर लिया जाए उसको, वो फेल ही नहीं होगा। हर एक बच्चे की पर्सनालिटी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उसकी राइटिंग स्किल अलग है, तो उसकी स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके साथ में भली भांति दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि हमने मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अक्सर हमें बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे कमेंट करते थे कि आप आईएएस दरबार में कभी क्यों नहीं जाते हैं। वहाँ पे अजय मिश्रा सर पढ़ाते हैं, जो लगभग 23 सालों से पढ़ा रहे हैं। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं अजय मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट बीए करते हैं या फिर बीएससी करते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं और उनको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेनी चाहिए या फिर कुछ छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए। आप 23 सालों से पढ़ा रहे हैं, आपकी हो सकता है बीए और बीएससी वाले बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अपने विचार क्या हो सकते हैं इस पर? पहली चीज़ तो ये कि जो ये लोग कहते हैं ना, अक्सर वो स्टूडेंट नहीं होते, अक्सर वो होते हैं सोसाइटी के लोग। सोसाइटी में जिन्होंने कभी आईएएस की तैयारी की नहीं। आप हमेशा देखिएगा ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि जो ये बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनको छोटा मोटा जॉब करना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जितने भी लोग इनको बोलते हैं उन्होंने कभी आईएएस की तैयारी की नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। लेकिन उनको कमेंट देना है कि आईएएस का एग्ज़ाम इतना टफ़ है, इतना टफ़ है कि साधारण लोगों को तो बस की नहीं है। और मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। रिक्शे वाले का बेटा, कुली का बेटा, ऐसे लोग जिनके घर वालों ने कोई समर्थन नहीं किया,
जिनके हाथ पाँव नहीं है, जिनके आंखें नहीं हैं, मतलब आप समझो कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ऐसे सैकड़ों लोग, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके पिताजी की डेथ हो जाती है, कोई घर में सपोर्ट नहीं करने वाला होता है, पत्थर ढोते हैं वो अपना खर्चा चलाने के लिए, और उसके बाद वो पढ़ते हैं, और ऐसे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होते हैं। मैं गोविंद जायसवाल का उदाहरण लूँ, निरीश राजपूत का उदाहरण लूँ, उम्मुल खेर का उदाहरण लूँ, एक दो थोड़े हैं। तो ये सारे लोग, मैं जिनको बताना चाहूँ, साधारण लोग जो है ना, इनके अंदर वही काबिलियत है जो किसी ऐसे लोग जो आईआईटी टॉपर, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, मानव का जो दिमाग है ना 99% सेम बनाया गया है, लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है वो अच्छा काम करता है, जिसका कॉन्फिडेंस गिरा दिया जाता है वो कभी सेलेक्ट नहीं होता। सर, हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ये भी कहा जाता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं, आईआईटी वाले, वही बाजी मारते हैं अधिकतर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात भी थोड़ा सही और सटीक है क्या? ये कहते हैं कि अधिकतर वही बाजी मार रहे हैं, अब तो उनका ही सिलेक्शन होता है, बाकी लोगों का किसी का नहीं होता। ये बात सही है कि उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि और किसी का नहीं होता। उनका सिलेक्शन ज़्यादा होने के पीछे कारण तो आप पहले पता लगाओ, वो कौन लोग हैं। आपको क्या लगता है सारे बीटेक वाले सेलेक्ट हो रहे हैं? नहीं, एक आईआईटी टॉपर जो 50 लाख की नौकरी छोड़ के आ रहा है, कभी सोचा है वो कौन है? वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो अपने ऊपर भरोसा करता है, अपने सारे दोस्तों की खिलाफत करने के बावजूद भी वो जॉब से रिज़ाइन करता है और आकर के मुखर्जी नगर में रूम लेकर के 12-12 घंटे पढ़ाई करता है। ऐसा इंसान कभी एसएससी की तैयारी करते सुना, कभी बैंकिंग की तैयारी करते सुना? जब हम लोगों को ये कहा जाता है कि छोटे मोटे जॉब करो, तो आईएएस की तैयारी तो हम करना चाहते हैं, लेकिन इतने फॉर्म भरते हैं, इतने फॉर्म भरते हैं कि फोकस ही नहीं होता। एक इंजीनियर आईआईटी टॉपर क्या प्राइमरी का टीचर बनना चाहता है? वो सिर्फ आईएएस पर फोकस करता है, सिर्फ एक जगह, और सारी एनर्जी झोंक देता है, और इसलिए वो सेलेक्ट होता है। सर, मुझे ये भी पता चला है कि अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास तब आते हैं जब दूसरी जगह से, बहुत सारी जगह से कोचिंग्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। और अजय मिश्रा सर ऐसा क्या कराते हैं कि वो लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं? ऐसा आप क्या करा देते हैं उन लोगों को हर साल? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जब वहाँ से सारी कोचिंग ख़त्म करने के बाद 2 बार मेंस लिखा, एक आध बार इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट ही नहीं होता बच्चा, तो कहीं से उसको मेरे बारे में पता चलता है, परेशान आत्मा। तो वो आता है, तो क्या लगता है आपको मैं उसको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ? नहीं, आपको एक राज की बात बताता हूँ। ऐसा इंसान जो पिछले 3 सालों से ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, अगर वो मंजिल पर नहीं पहुँच रहा है, सारी किताबें रटने के बाद भी, 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो सही रास्ते पर नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मैं उसको सही रास्ता दिखाऊं, उसकी निगरानी करूं, वो लड़का उसी साल सेलेक्ट होता है। जितने भी बच्चे ऐसे आए हैं उनका दूसरा अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। मैं ममता कांसे की बात करूं, 4 बार तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ही नहीं निकला। 5वें अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ भाई कि मेरे आते ही वो सेलेक्ट हो गई। इंदुमती 2-2 बार प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई, तीसरी बार ऐसा क्या हुआ? आपको बताऊं, राहुल गर्ग 3 बार इंटरव्यू दे करके मेरे पास आता है, कहता सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ एक ही बात मैं जानता हूँ, हर एक बच्चे की पर्सनालिटी अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उसकी राइटिंग स्किल अलग है, तो उसकी स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। और अगर उसकी स्ट्रेटजी बना दी जाए और सुपरवाइज कर लिया जाए उसको, वो फेल ही नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वो सेलेक्ट हुए हैं। सर, आपके पास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप क्लास में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, जब वो अपने अपने रूम पे चले जाते हैं तब भी आप घुल मिल के रहते हैं। क्या ये वजह रही थी जिसकी वजह से आपकी रूममेट से आपकी लड़ाई हो गई थी? ये क्या किस्सा था? ये हमें बाहर से कहीं पता चला है, थोड़ा सा बताइए। ये रूममेट से नहीं, एक्चुअली मेरा एक इंस्टीट्यूट था स्टेप अप आईएएस नाम से, तो मेरे पार्टनर था, मेरा 16 साल पुराना दोस्त था। तो मैं अपने बच्चों से बड़ा घुल मिल जाता हूँ और उनको गाइड करता हूँ। एक्चुअली गाइडेंस मेरी प्रायोरिटी है, मतलब हर एक बच्चा ना एक सपना लेके आता है बाहर से, तो मैं सोचता हूँ अगर वो बच्चा फेल होता है ना, तो उसके पूरा परिवार फेल होता है। कभी आप सोचा कि अगर जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं ना, तो वो सपना धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पापा का बन जाता है, आपके मम्मी का बन जाता है,
अगर आप फेल हुए तो आपका पूरा परिवार फेल होता है। तो मैंने सोचा यार, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों ना इस बच्चों को निगरानी में रखा जाए, इनको गलती ना करने दी जाए। लेकिन क्या होता है कई बार कि बिजनेस के खिलाफ है ये नियम। अब अगर कोई पैसा लगाया हुआ है पार्टनर, वो क्यों चाहेगा कि आप ऐसे काम करो जिसमें फ़ायदा कम हो, तो उसने विरोध किया। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम बिजनेस भी कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ पर्सनल निगरानी में रखो। लेकिन शायद उनको बुरा लगा और दोस्ती भी टूटी। इंस्टीट्यूट भी गया, आज उस पर 74,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे स्टेप अप IAS के। सब चैनल बंद हो गया और IAS दरबार आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो निर्णय मैं चाहता हूँ वो लेता हूँ, और अपने बच्चों को मैं पूरी तरीके से उनके लिए खुद को कुर्बान कर चुका हूँ। जितनी मेहनत हो सकेगी मैं करूँगा। और एक मेरा मोटो है कि अपने बच्चों का साथ मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो सेलेक्ट ना हो जाए। ये मैंने प्रॉमिस किया है और खुल्लम खुल्ला हर एक वेबिनार में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाओ। सर एक सवाल मेरा आपसे और है, जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं गांव देहात के होते हैं, अक्सर वही स्टूडेंट इधर आते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन में BA किया है या फिर BSc किया है, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? उनको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना चाहिए? क्योंकि वो लोग क्या होता है, जब हर साल रिजल्ट आता है उनके दिमाग में भी फिट हो जाता है कि हमारा नहीं होगा भाई। तो आप कई सालों से टीचिंग कर रहे हैं, आपका क्या गाइडेंस उनके लिए हो सकता है? मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चा, मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूं, पिछले 23 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, चाहे BA हो, BSc हो या BTech हो, वो सिलेक्शन ले सकता है, पहली बार में ले सकता है अगर वो सही रास्ते पर हो। मैं आपको बताऊं कि 99% लोगों को ये विश्वास है कोचिंग करके सेलेक्ट हो जाएंगे। बकवास। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये लगता है, इसमें तो आपका भी कोचिंग है। हाँ, मैं आपको कोचिंग बता रहा हूँ। ऐसे तो कभी कोई नहीं बोलता, आप डायरेक्ट बोल दे रहे मैं हैं। डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि सिलेबस खत्म करके आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोचिंग का मतलब होता है सिलेबस खत्म करना, ये बताए ना सब। सिलेबस खत्म करके अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो वो लोग जो पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे, 4 बार मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, 3 बार से इंटरव्यू दे चुके हैं, सिलेबस को 18 बार रौंद चुके हैं, कब के सेलेक्ट हो गए होते। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है प्रोसेस, रास्ता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान दिल्ली से पटना जाना चाहता है तो उसे पटना वाली रोड पे रहना पड़ेगा ना। दिल्ली से जयपुर वाली रोड पे कितनी भी तेज़ गाड़ी चलाए वो पटना नहीं पहुँचेगा। आज मैं आपको 4 प्रोसेस बताता हूँ। कोई भी बच्चा इस प्रोसेस पे रह के सेलेक्ट हो सकता है, कोई भी बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है, आप सिलेबस ख़त्म करो, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो, लेकिन दूसरा प्रोसेस पहले प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पहले प्रोसेस पे रुक गया वो गलतियां करेगा और कई बार फेल होगा। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है? उसे कहते हैं ट्रेनिंग। ऐसा बच्चा जो इंटरव्यू दे चुका है वो एग्ज़ाम में बैठ रहा है आपके साथ। ऐसा बच्चा जो सेलेक्ट हो चुका है वो अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बैठ रहा है आपके साथ। आपकी आंसर राइटिंग उससे बेटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपकी थिंकिंग उससे बेटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कैसे होगी? इसलिए कहते हैं ट्रेनिंग लो। एक ऐसा बंदा जो आंसर राइटिंग पे उनसे बेटर एक्सपीरियंस आपको दे सके, उनसे बेटर ट्रेनिंग दे सके, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, ऐसे बंदे के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये दूसरा प्रोसेस है। तो कैसे हो जाएगा? नहीं, तीसरा प्रोसेस, हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कैसी स्ट्रेटजी? एक ऐसा बंदा जो आपको अपनी निगरानी में रख के आपकी पर्सनालिटी, आपका बैकग्राउंड, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी राइटिंग स्किल, इन चारों के आधार पे आपकी स्ट्रेटजी बना दे। आपकी स्ट्रेटजी, याद रखना, कोचिंग में क्या होता है, सबको एक जैसी स्ट्रेटजी बताई जाती है। आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कोई बंदा बनाए आपके पर्सनालिटी, बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल और राइटिंग स्किल के आधार पे। और चौथी चीज़ है, गलती नहीं कर सकते आप। गलती कैसे नहीं होगी? कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको अपनी निगरानी में रख ले और आपको गलती ना करने दे, एग्ज़ाम से पहले ही सारी गलती करा के आपको ठीक कर दे। एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप फेल नहीं होगे। और इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। कभी आपने सोचा है कि एक घर में एक बड़ा भाई IAS ऑफिसर बन जाता है, 2 साल बाद उसका छोटा भाई IAS ऑफिसर बन गया,
2 साल बाद उसकी फिर बहन आईएएस ऑफिसर बन गई। कैसे भाई? ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है? बड़े भाई ने अपने छोटे भाई बहनों को गलती नहीं करने दी। लेकिन जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, वो सोचता है कोचिंग वाला मेरे लिए जान निकाल के रख देगा। बकवास। कोचिंग एक बिजनेस है, आपको समझना होगा। लेकिन जब आप भी तक सर चलाते हैं, आपको भी लोग हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या बोला मैंने? जब तक आपका बच्चा सेलेक्ट ना हो जाए, दम है किसी में रहे उसके साथ, ट्रेनिंग दे उसको। जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैंने बोला सिलेक्शन का, ये प्रोसेस पूरा मैं फॉलो करता हूँ। कोई कोचिंग वाला वादा किया क्या कि आईएएस जब तक आप बन नहीं जाओगे तब तक आपके साथ रहूँगा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा जज्बा ले करके बच्चों के पीछे लग जाएगा, बच्चा सेलेक्ट होगा। प्रॉमिस बच्चे की चीज़ है। सोसाइटी बच्चे को डराने ले जाए। बच्चा अपने गुरु पर विश्वास रखे, मेरे ऊपर विश्वास रखे। मैंने बोला है ना यार, लाखों रुपए लग जाएंगे, जितनी फीस दिया उसका कई गुना रुपया लग जाएगा, वो बच्चा सेलेक्ट होगा। रुके तो, विश्वास तो करे। ये मैं कह रहा हूँ, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो अजय मिश्रा सर हैं, आपकी ट्रेनिंग में जो भी स्टूडेंट आते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट सेलेक्ट होते रहते हैं, ऐसा है क्या? जैसे अभी आपने बोल दिया डायरेक्ट कि मैं जब तक साथ रहूँगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, ऐसा कोई नहीं बोलता। बस कोर्स कंप्लीट हुआ, बेटा टाटा बाय बाय, ख़त्म, आप जाओ। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मैं जब तक रहूँगा जब तक नहीं हो जाता। इस बात को बोलने के लिए एक जिगरा होना चाहिए, और वो आपके अंदर मुझे दिख रहा है। तो ऐसा आपने ये कदम क्यों उठाया? क्या आप ये देख पाए कई सालों से कि जिन स्टूडेंट का नहीं होता है वो टूट के बिखरने लगते हैं, उनका दुख कम करने के लिए, उनका सिलेक्शन कराने के लिए ये कदम आपने क्यों उठाया? या उनका दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए कि उनके साथ मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि जब नहीं होता है ना सर कई साल में, तो सब साथ छोड़ देते हैं। उस टाइम में आपने बच्चों के साथ आने के लिए क्यों उठाना? मैं आपको बताऊं कि जब मैंने तैयारी शुरू करी ना, तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। लेकिन 2 साल के बाद ना उनकी डेथ हो गई अचानक। और मैंने देखा कि जो सपना सिर्फ मेरा था ना, मेरे पिताजी का था, वो धीरे धीरे मेरी माँ का बन गया, मेरे बड़े भाई का बन गया, मेरी बहनों का बन गया, चाचा ताऊ का बन गया। मेरा पूरा गांव मेरे ऊपर विश्वास करता था कि एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मैं उस उम्मीद में आता हूँ दिल्ली, एक कोचिंग ज्वाइन करता हूँ, और कोचिंग में उम्मीद से कि यार कुछ तो बदलाव होगा। ये भूल जाते हैं कि 250-300 के बीच में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हो या सही रास्ते पर। 2 बार इंटरव्यू देने के बाद अगर मैं फेल हुआ, आपको क्या लगता है किसका सपना टूटा? मेरे गांव से आज तक उसके बाद कोई आईएएस की तैयारी करने नहीं आया। कितने लोगों की उम्मीदें टूट गईं, सैकड़ों लोगों की। मेरा पूरा परिवार टूट गया। आप जरा सोचो कि आज अगर मैं एक बच्चे को आईएएस बना पाया, एक बच्चे को, सैकड़ों लोगों की उम्मीदों को बचा लूंगा मैं। और आपको एक बात और बताऊं, मैं एक बच्चा एक जिले में आईएएस बनता है ना, पूरा जिला मोटिवेट हो जाता है। ये एक बच्चा नहीं है, हजारों लोगों की उम्मीद है वो। ये सोच के तो देखो आप। तो मैं उस 1000 लोगों की उम्मीदों को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। कम बच्चे आएंगे मेरे पास, कम बच्चे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो बच्चा मेरे पास आएगा, मैं मरते दम तक उसके साथ रहूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब कोचिंग ख़त्म हो जाती है तब वो कन्फ्यूज होता है, तब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक मेंटर की। तब इसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये फील किया है अपनी तैयारी के दौरान, इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा साथ मेरा मत छोड़ना, पकड़े रहना, पकड़ के मुझे बस बिल्कुल ज़बरदस्त पकड़े रहना। मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर आपने भी यूपीएससी की तैयारी पहले की है, और 2 बार मैंने भी इंटरव्यू फेस किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ी होती है। अगर वो गड़बड़ी दूसरा बंदा भी करेगा तो फेल होगा। निगरानी में रखता हूँ अपने बच्चों को, तो गलती नहीं करने देता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा मेरे से बिना बताए छोटे मोटे एग्जाम देता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर। कितने लड़कियां हैं जिनके घर वाले शादी को उनको उठा के लेके चले जाते हैं, तैयारी करने नहीं देते। कितने ऐसे बच्चे हैं जो हार मान लेते हैं, कहते हैं नहीं सर हमारी परिस्थितियां विपरीत खड़ी हैं। मैं उनसे कहता हूँ, गोविंद जायसवाल रिक्शे वाले का बेटा था, 6वीं क्लास में प्रण लिया कि आईएएस ही बनेगा। वो एसएससी कर सकता था, वो बैंकिंग कर सकता था, वो प्राइमरी का टीचर बन सकता था, लेकिन उसने एक ही बात सोची थी गोविंद जायसवाल ने
कि 6वीं क्लास में मेरे को मेरे दोस्त के घर से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं रिक्शे वाले का बेटा था। अगर आज मैं ऑटो चलाता हूँ तो मेरे बेटे के साथ भी सेम हो सकता है। वो लड़ा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो गोविंद जायसवाल आज किसी ज़िले का डीएम बनता है और उसका बेटा उस ज़िले के किसी स्कूल में पढ़ता है तो उस स्कूल की शान बढ़ जाती है। एक रिक्शे वाले का बेटा अगर प्राइमरी का टीचर बनता तो हो सकता है उसका बच्चा पढ़ता, हो सकता है उसके बच्चे को इज्जत मिलती, लेकिन क्या इतनी? जो कांस्टेबल उनके पिताजी को डंडे मारा करता था ना, वो इनके सिलेक्शन के बाद हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा था। ये दम चाहिए। हम आईएएस की तैयारी करते हैं अपने परिवार का इतिहास बदलने के लिए। हम आईएएस बनना चाहते हैं ताकि हम अपने पापा का नाम आसमान में लिख दें। ये जज्बा है हमारे अंदर, इसलिए हम लड़ते हैं। अरे पैसा तो बहुत सारा कमा लेंगे, वो इज्जत कहाँ से देंगे जो आईएएस देता है? भारत के हर एक टीवी चैनल पर सिर्फ हम ही होंगे। कहते हैं ना कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, एक फादर की ज़िंदगी में, एक बाप की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है आपको पता है? एक बाप की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन होता है जब वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए। जिस दिन आप आईएएस टॉपर बनोगे, आपके पापा का सीना चौड़ा हो जाता है। जब वो मार्केट में निकलते हैं ना, हर एक इंसान उनको देख के एक ही चीज़ बोलता है कि ये देख, वो जा रहा है जिसका बेटा, जिसकी बेटी इस साल आईएएस टॉपर बनी है। सीना चौड़ा करना है तो लड़ो, और अगर इन साधारण लोगों की बातों को सुनना है तो वैसे ही ज़िंदगी मिलेगी जैसे 97% लोग हैं वो साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं। पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। उन 3% लोगों में शामिल होना है जो ज़िले पर राज करने आया है, जिसका नाम सुनते ही लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। फूफा, चाचा, ताऊ ये सोचते हैं कि वाह क्या किया इस बच्चे ने। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिल करके अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो उनका नाम रोशन करें और आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत बनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे अजय मिश्रा सर। आपके बहुत सारे सवाल थे, वही लेकर के हमने सर से बात की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।